कहते हैं द मोस्ट इफेक्टिव प्रोपेगेंडा इज द वन दैट हैज सीड्स ऑफ ट्रूथ इन इट। लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसे प्रोपेगेंडिस्ट का जिक्र करूंगा जो इतने ज्यादा झूठ बोलता है कि उसका प्रोपेगेंडा भी इंतहाई फजूल हो जाता है। और इस फजूल प्रोपेगेंडिस्ट का नाम है मुजम्मिल शाह। अभी रिसेंटली एक एग्जांपल हम लेते हैं कि इसने अभी बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान के फॉल, ढाका के फॉल के ऊपर एक वीडियो बनाई है। इस 27 मिनट की वीडियो के अंदर इसने 21 झूठ बोले। 21 स्टेटमेंट्स हैं इसकी जो कि फैक्चुअली इनकरेक्ट, और ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलता है कि जिसकी इंतहा नहीं। अभी आज की वीडियो में मैं आपको टोटल एक्सप्लेन करूंगा उसमें से चंद झूठों के बारे में कि किस तरह का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ, नजरिया है पाकिस्तान के खिलाफ, आइडियोलॉजी के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, और किस तरह से ये तारीख को मस्क करके पाकिस्तान की सादा लॉ अवाम के आगे पेश करता है। ये अपनी तरफ से कहता है कि मैं इमरान खान के ये खिलाफ है, लेकिन हकीकत में इसमें और इमरान खान में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वो भी झूठ बोलता था, ये भी झूठ बोलता है। उसकी भी तारीख उस पॉइंट से शुरू होती है इमरान खान की जहां से उसको फायदा पहुंचना शुरू होता है। मतलब ऑपरेशन सर्चलाइट का जिक्र करेंगे, उससे पहले की तारीख क्या है नहीं पता। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो सोवियत यूनियन को लेके थी कि जब पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ा, वहां से इनकी तारीख शुरू होती है। लेकिन उससे पहले जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर तबाही करता है उसकी तारीख इनकी शुरू ही नहीं होती। ये हिस्ट्री को, ये फैक्ट्स को अपने मतलब के नैरेटिव में मोल्ड करते हैं, और इस तरह की सो कॉल्ड सहाफत को सबवर्जन कहते हैं। इसको डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन कहते हैं, इसको प्रोपेगेंडा कहते हैं। तो ये वीडियो आप सबसे पहले देखें। तकरीबन 53 साल गुजर चुके हैं जब 1971 16 दिसंबर का वाकया हुआ, जिसमें पाकिस्तान जो कि ईस्टर्न और वेस्टर्न विंग पर मुनहसर था, उसका एक बाजू टूट गया। सबसे पहले ये इसने बहुत ज्यादा अपनी वीडियो में रेफरेंसेस देता है, इंटरनेशनल लॉ में ये है और ये इंटरनेशनल लॉ है, और यूएनओ का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, और ह्यूमन राइट्स ये कहते हैं। इस शख्स ने ना कभी इंटरनेशनल लॉ पढ़ा है, ना इसने कभी यूएनओ का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, ना इसको ह्यूमन राइट्स चार्टर का पता होगा। इसको सबसे पहले बेसिक असूल जो हैं इंटरनेशनल लॉ के, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनके मुताबिक ये जो मैप अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान का, वो प्रोपेगेंडा मैप कहलाता है। क्योंकि जो कश्मीर है, पाकिस्तान का ये बिलीफ है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। इंडियंस कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, लेकिन यूएनओ की रेजोल्यूशंस के मुताबिक, इंटरनेशनल लॉ जिसका तुम बहुत ज्यादा रेफरेंस देते हो, उसके मुताबिक ये डिस्प्यूटेड है। तो अगर तुम पाकिस्तान का हिस्सा कश्मीर को नहीं दिखा सकते, तो एटलीस्ट यू हैव टू शो इट एज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। तुम इंडिया का पोर्शन नहीं उसको दिखा सकते। ये प्रोपेगेंडा है जो तुम करते हो। उसके बाद इस शख्स ने अपनी इस वीडियो में 2 से ज्यादा दफा कहा है कि 93,000 पाकिस्तानी फौजियों ने हथियार डाले, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा सरेंडर था। फैक्चुअली इनकरेक्ट, झूठ है, ब्लेटेंट झूठ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर, यानी कि 93,000 फौजियों ने अपने हथियार फेंके हिंदुस्तान के सामने, पाकिस्तानी फौजियों ने। अगर आप इंडिया की सरफेस लेवल प्रोपेगेंडा वेबसाइट्स के अलावा सर्च अप करें तो आपको पता चलेगा कि 15 मार्च 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर मगरबी पाकिस्तान की फौज तैनात थी, उनकी तादाद नंबर्स तकरीबन 9,000 के करीब थे। फिर उसके बाद उनकी मदद के लिए जो कुमक है वो 23,000 यानी 2 डिविजन्स भेजी, जो पीआईए के जहाज के थ्रू ईस्ट पाकिस्तान है। तो कुल मिला के ये तादाद 32,000 के करीब बनती है। और जंग के बाद जो शहादतें हुई तकरीबन 6,000 के करीब पाकिस्तान के फौजियों की, तो उसमें से आप वो निकाल दें तो तकरीबन 26-27,000 के करीब पाकिस्तान की फौज। इसके अलावा बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के मुलाजिमीन भी डालें तो तकरीबन 35-36,000 के करीब ये बनते हैं। और इनकी पूरी फैमिलीज भी आप अगर शामिल कर लें तो तकरीबन 40,000 के, क्योंकि वो जो 23,000 गए थे वो अपनी फैमिलीज पाकिस्तान में छोड़ के गए थे। तो जो टोटल इनकी फैमिलीज वगैरह सारा कुछ आप अगर डालें तो तकरीबन 40,000 के करीब। 93,000 किसी सूरत में ये नंबर फैक्चुअली इनकरेक्ट है, झूठ है। अच्छा, इंडिया के एक्स डिफेंस मिनिस्टर कृष्ण चंद्र पंत का ये कहना है कि 71 में तकरीबन 40,000 फौजियों को हथियार डालने पड़े। शमीला बोस का ये कहना है कि तकरीबन 34,000 लोगों को, फौजियों को हथियार डालने पड़े। चार्ल्स विल्सन का ये कहना है कि पाकिस्तानी फौजियों की तादाद, जो कि अमेरिका के कांग्रेसमैन थे, 35,000 के करीब थी।
स्टीफन सोलार्स, अगेन ही वाज अ अमेरिकन कांग्रेसमैन, उसका ये कहना है कि तकरीबन 35,000 के करीब पाकिस्तानी फौजी। ये इतने ज्यादा मेजर रेफरेंसेस मिस करके या उनको इग्नोर करके या जानबूझ के उनको पसे पुश्त डाल के ये चला गया है इंडिया की किसी प्रोपेगेंडा वेबसाइट पे, और वहां से 93,000 और वहां से इसने बना दिया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सबसे बड़ा सरेंडर। भाई तुम्हारा नंबर ही गलत है। मुजीब के 6 नकात में से तकरीबन 2 से 3 चीजें मौजूद थी 18वीं तरमीम में। उस वक्त की पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब के अंडर एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट को प्रोपेगेट कर रही है और उसकी जंग लड़ रही है, और मुजीब कह रहा है कि नहीं, ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑफ पावर होना चाहिए, कन्फेडरेशन होनी चाहिए, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान के पास अपने फैसले करने का इख्तियार होना चाहिए, क्योंकि हमें ना अपने पैसे मिलते हैं, ना हमें अपनी फ़ौज मिलती है, ना यहाँ कोई सिक्योरिटी है, और ना हमारे बैनुल अक़वामी ताल्लुकात और ट्रेड अच्छी है। अच्छा, उसके बाद ये 6 पॉइंट्स का रेफरेंस दे रहा है, ठीक है, लेकिन ये हकीकत आपको नहीं बता रहा कि जब एक मुल्क में एक सूबा ये कह रहा है कि मेरी फॉरेन पॉलिसी भी अलग होगी और मेरी करेंसी भी अलग होगी, यानी ये जो 6 पॉइंट्स थे मुजीब के, ये बेसिकली पाकिस्तान से अलहदगी के ही पॉइंट्स है, ये आपको नहीं बताएगा। तो इसके अलावा उस दौरान एक वाकया भी होता है, श्रीनगर से न्यू दिल्ली के लिए एक फ़्लाइट हाईजैक हो जाती है 1971 में, लाहौर उस फ्लाइट को उतारा जाता है। तो होता है इस तरह से है कि हाईजैकर्स को खुलेआम सेलिब्रेट किया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है और इसके अलावा रिलीज़ कर दिया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट बड़ा अग्रेशन दिखाती है और इसके बाद में एयर स्पेस अपनी बैन कर देती है कराची से ढाका की फ़्लाइट्स के लिए, यानी कि ओवर फ्लाइंग इज़ बैंड। तो वो बहुत बड़ा एक ब्लॉकेड क्रिएट हो जाता है जो कि एरियल ब्लॉकेड है। ये त्यारा हाईजैक की बात कर रहे हैं, ये 1971 में जनवरी के अंदर वो त्यारा हाईजैक सारा इंसिडेंट ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने उस मसले को मिस हैंडल किया और इंडिया तो बेचारे मासूम के पास जवाज पैदा हो गया कि उन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस बंद कर ली, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा खतरा था कि उनके बाकी सारे त्यारे भी हाईजैक हो जाएंगे। लेकिन ये फैक्चुअल एविडेंस आपके साथ शेयर नहीं करेगा कि वो हाशिम कुरैशी जिसने त्यारा हाईजैक किया वो इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का सब इंस्पेक्टर था। लेकिन मुझे एक कागज सफेद पे लिख के दे दिया कि आपको हम बीएसएफ में भर्ती करते हैं, आपको हम एज अ सब इंस्पेक्टर, आप एफिलेटेड है 102 बटालियन के साथ बेंगलोर। 3 तनख्वाहें मुझे दी गई, एक सफेद कागज पे दस्तखत किया गया। अच्छा, ये आपको ये नहीं बताएगा कि इंडियन कई ऑथर्स और उनके कई डिफेंस के जो न्यूज आउटलेट्स हैं वो अब इस बात को मानते हैं कि वो रॉ की साजिश थी, वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। ये आपके सामने सबूत चल रहे हैं। ये शख्स आपको ये बात नहीं बताएगा कि वो जो त्यारा था, वो जो जिसको हाईजैक करने का ड्रामा हुआ था, वो कई साल पहले उनके फ्लाइंग फ्लीट से ही निकाल दिया गया था। ये आपको ये बात नहीं बताएगा कि उस त्यारे के अंदर सिर्फ और देयर वाज नो सिविलियन इन दैट प्लेन, उसमें सिर्फ आर्म्ड इंडियन आर्मी के लोग थे और उनकी फैमिलीज थी। ये शख्स आपको ये बात नहीं बताएगा कि त्यारा हाईजैक का वो सारा मामला सेटल होने के बाद त्यारे को आग लगा दी गई ताकि कोई सबूत ना रहे। अच्छा, यहां पे आपको ये जो हाशिम कुरैशी है जिसने त्यारा हाईजैक किया था, इसका अपना स्टेटमेंट है, ये कहता है मैंने जाली पिस्टल से त्यारा हाईजैक किया था। अब ये सोचो, ये क्या मज़े का खेज बात है कि जाली पिस्टल से त्यारा हाईजैक हो सकता है कि जब तक आपका पायलट खुद इन्वॉल्व ना हो। फिर हमने उस वक्त जो प्लानिंग की, हमने ग्रेनेड खुद बनाया। हमने पिस्टल जो है ना, वो पिस्टल हमने फेक पिस्टल यूपी से मंगवाया। उन दिनों जो बिल्कुल 22 बोर का लगता था, और एक बीएसएफ का मुझे जो है ना वो एक हवलदार मिला था, डाक वाला। उसने कहा सर किधर आप जा रहे हैं? मैंने कहा मैं दिल्ली जम्मू जा रहा हूँ, मीटिंग है। तो इस तरह मैं जहाज पे चढ़ गया। तो वहां में मुझे अचानक देखा गया, तो मुझे किसी ने रोका नहीं। अच्छा, अब इसमें ये कह रहा है कि क्योंकि वेस्ट पाकिस्तानीज ये बात कबूल नहीं करते थे कि ईस्ट पाकिस्तान का बंदा पाकिस्तान का हुक्मरान बने, इस वजह से बहुत ज्यादा इंतशार फैल गया और बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हो गए बिटवीन द टू यूनिट्स। अगेन झूठ, ब्लेटेंट लाई। 167 सीट जीत गई, लेकिन असेंबली का इजलास बुलवाया ही नहीं जा रहा, क्योंकि सबको पता है कि अगर इजलास हो गया, ओथ टेकिंग हो गई, तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। बिकॉज एक सब कॉन्शियस फियर था अर्बन सिंध, अर्बन पंजाब की इस्टेब्लिशमेंट की और पॉलिटिकल क़यादत के अंदर, एलीट के अंदर, कि हमें बाहर से रूल नहीं किया जाएगा।
पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, द फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान, जब उनका इंतकाल हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कौन बने? ख्वाजा नाजिमुद्दीन, हु वाज एन ईस्ट पाकिस्तानी। सोहरवर्दी साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे, ईस्ट पाकिस्तानी। पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट रहे नूरुल अमीन साहब, ईस्ट पाकिस्तानी। और फिर ये जिस वन यूनिट को यहां पे बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसको ये नहीं पता कि जब ये वन यूनिट अप्रूव हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम मोहम्मद अली बोगरा थे, जो कि ईस्ट पाकिस्तानी थे। तकरीबन 2 से 3 लाख खवातीन का जो है वो हमने देखा जिनसी ज़्यादती के वाक़यात भी हुए। डॉक्टर जेफरी डेविस को कोट किया जाता है, जो ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर थे, जो कहते हैं कि तकरीबन 5000 सेल्फ इंड्यूस्ड अबॉर्शंस भी हुए उस टाइम के ऊपर। अगेन अब इसने ये जो बात की है, मैंने आपको जैसे बताया, इसकी जो सोर्स है फैक्ट्स और एविडेंस की, वो इंडिया की कोई बहुत थकी हुई प्रोपेगेंडा वेबसाइट है कि जिसमें दोबारा से ये कह रहा है कि 2 से 3 लाख औरतों का रेप हुआ। फैक्चुअली इनकरेक्ट, झूठ। शेख मुजीब ने खुद पाकिस्तान जब टूटा है तो उसने फिर बरतानिया से एक टीम मंगवाई और फिर उसने कहा कि पूरे बांग्लादेश में आप एस्टिमेट करें कि कितनी औरतों का रेप हुआ है, तो उस टीम का ये कहना था कि 150 से ज्यादा औरतों का रेप नहीं हुआ। और शेख मुजीब की मुक्ति बानी और जो अवामी लीग है, उसने जितनी औरतों का रेप किया है उसकी तादाद का ये जिक्र ही नहीं करेगा आपसे। इनकी सफों में जो इंडिया के रॉ के दहशतगर्द थे, जो जिसके बारे में ये नरेंद्र मोदी कह रहा है कि हम मुक्ति योद्धाओं के साथ लड़ रहे थे, उनका ये जिक्र ही नहीं करेगा कि उन्होंने कितनी औरतों को रेप किया। मैं आज भारतीय सेना के उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो मुक्ति युद्धों में बांग्लादेश के भाई बहनों के साथ खड़े हुए थे। ये जो रेप वाला प्रोपेगेंडा, इसके ऊपर शर्मिला बॉस ने भी कहा कि इसको बहुत ज्यादा सियासी तौर पर उछाला गया, लेकिन इसके बारे में कोई भी कोटेबल मवाद मौजूद नहीं है। दुनिया के किसी रिप्यूटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जिसमें मुजम्मिल शाह जैसी रिसर्च नहीं लेकिन एकेडमिक रिसर्च होती है बांग्लादेश के ऊपर, कोई एक रिसर्च पेपर नहीं इस तरह का आपको रिप्यूटेबल इंस्टीट्यूट का मिलेगा जिसमें रेप के ये नंबर्स हो। जितने भी इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कंसेंसस है कि जो रेप हुआ है और जो फिगर्स ये इंडिया की प्रोपेगेंडा वेबसाइट से निकले हैं, ये सब झूठ हैं। फैक्चुअल एविडेंस इसके अगेंस्ट है। इवन खुशवंत सिंह का ये कहना है कि 1971 में जो ये पाकिस्तान आर्मी के ऊपर रेप्स के इल्जाम लगाते हैं, तमाम के तमाम झूठे हैं। अमेरिकन कांग्रेसमैन जिसने काफ़ी ज़्यादा काम किया है एक एज एन इंडिपेंडेंट सोर्स ईस्ट पाकिस्तान के डिबैकल के ऊपर, उसका भी ये कहना है कि ये जो फिगर है 2 से 3 लाख रेप का, ये झूठ है। रहा था कि दरअसल इतनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी नहीं होगी इस पाकिस्तान में, जो कि इनएक्यूरेट था या डेलिबरेट ब्लंडर्स थे, जानबूझकर गलत रिपोर्टिंग की जा रही थी। अदरवाइज जो हम और आप कहते हैं कि कितना शफाफ और वाहिद एक अच्छा इलेक्शन वहाँ करवाया गया, वो इसीलिए करवाया कि रिपोर्ट्स गलत आ रही थी, अदरवाइज होता ही ना। ठीक है, ये देखें, ये कह रहा है कि 1971 का इलेक्शन पाकिस्तान का एक फ्री और फेयर इलेक्शन था। और ये अभी आपको मैं एक इंडिपेंडेंट, मैं खुद नहीं कह रहा, ये एक इंडिपेंडेंट रिपोर्टर है जो कि उस वक्त ढाका में था जब इलेक्शंस हो रहे थे, तो सुने ये क्या कह रहे हैं। And they have committed in Dhaka alone 6 political assassinations every day. इसके मुताबिक ड्यूरिंग इलेक्शंस शेख मुजीबुर रहमान एक दिन में सिर्फ ढाका में 6 लोगों को सियासी तौर पे कत्ल, सियासी इख्तलाफात की वजह से कत्ल करता था। मुझे बताएं कौन सा फ्री एंड फेयर इलेक्शन ऐसे होता है कि जिसमें आप एक दिन के अंदर एक शहर में 6 लोगों को सियासी इख्तलाफ पे कत्ल कर दें? ये इसकी डेफिनेशन है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की। 1971 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का सबसे रिग्ड इलेक्शन था। अगेन फैक्चुअली इनकरेक्ट है, यहां पे ये दोबारा झूठ बोल रहे हैं। सदीक सालिक अपनी किताब मैंने ढाका डूबते देखा, ये एक आई विटनेस अकाउंट है, पोस्टेड थे वहां पे। उस किताब में 1970 के इलेक्शंस के बारे में क्या लिखते हैं जरा देखें। मशरकी पाकिस्तान में पोलिंग स्टेशंस पर हालत मुख्तलिफ थी। अवामी लीग के गुंडों ने अक्सर मकामात पर दबदबा जमा रखा था। वो मर्जी से वोट डलवा रहे थे। पोलिंग अफसरों और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने अपने मुस्तकबिल के हुक्मरानों को मनमानी करने की छुट्टी दे रखी थी। अच्छा, जैसा मैंने आपको बताया वीडियो के शुरू में भी कि इमरान खान की और ये मुजम्मिल शाह की भी जो ढाका डिबैकल की तारीख है वो 25 मार्च से शुरू होती है।
जब ऑपरेशन सर्चलाइट हुआ, ये कहते हैं उसके नतीजे में फौज आई, फौज ने जुल्म कर दिया, उसके नतीजे में पाकिस्तान टूट गया। लेकिन उससे पिछले 22 दिन इनको ना याद है, ना ये कभी कोट करेंगे। साउथ एशियन पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक इन 22 दिनों में, मार्च के इन 22 दिनों में शेख मुजीब और उसकी अवामी लीग के दहशतगर्दों ने 5 लाख नॉन बंगालीज पाकिस्तानी मुसलमानों को ज़िबा किया। 5 लाख, 500,000। शर्मिला बोस के मुताबिक ये एक जेनोसाइड है। आरजे र्यूमिल के मुताबिक इस जेनोसाइड का रिस्पॉन्सिबल शेख मुजीब है। इन्होंने 5,000 लोग ढाका में कत्ल, 50,000 सिर्फ चिटागोंग में 22 दिनों में कत्ल किए। इन्होंने 20,000 के करीब जैसोर में कत्ल किए और तकरीबन 5,000 के करीब इन्होंने रंगपुर में कत्ल किए। इन 22 दिनों में शेख मुजीब और इसकी दहशतगर्द जमात अवामी लीग ने 5 लाख, 500,000 पाकिस्तानीज को, नॉन बंगालीज को ईस्ट पाकिस्तान के अंदर म्यूटिलेट किया, मर्डर किया, रेप किया। और फिर इस कत्लेआम की वजह से 5 लाख लोग आज, अगर उस वक्त पाकिस्तानी फौज ऑपरेशन सर्चलाइट ना लॉन्च करती तो इन्होंने कहना था जी वहां पे तो इतना बड़ा कत्लेआम हो गया, पाकिस्तानी फौज ने ऑपरेशन ही नहीं किया। उसके नतीजे में पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च किया, जिसके बाद ये कत्लेआम रुका। ये एविडेंस्ड है, ये डॉक्यूमेंटेड है। तो 25 मार्च को 1971 को ऑपरेशन सर्चलाइट का आगाज़ होता है। ढाका यूनिवर्सिटी पे अटैक होता है। पॉलिटिशियंस को, स्टूडेंट लीडरान को उठाया जाता है, फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद ये कहते हैं कि इसकी एक पुरानी वीडियो भी है 71 के ऊपर, जिसमें ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च किया तो सबसे पहले ढाका के इंटेलेक्चुअल्स के ऊपर हमला किया, ढाका यूनिवर्सिटी। लेकिन ये बात आपको ये नहीं बताएगा कि जो रशियन स्पाई, KGB के जो स्पाई थे उस वक्त सोवियत यूनियन के, यूरी बिज़मेनोव, उसका क्या कहने, आप उसकी स्टेटमेंट सुन लें। One of my colleagues in the Soviet consulate in Calcutta, when he was dead drunk, he ventured into the basement to relieve himself, and he found big boxes which said printed matter to Dhaka University. Dhaka is the capital of East Pakistan. And since he was drunk and curious, he opened one of the boxes and he discovered not printed matter. He discovered Kalashnikov guns and ammunition. ये वो KGB का स्पाई कह रहा है कि हम ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर मैगजीन्स के डब्बों के अंदर AK-47 भिजवाते थे और ढाका यूनिवर्सिटी मुक्ति बानी और शेख मुजीब के गुंडों और दहशतगर्दों का हब, इन मिलिटेंट्स का हब था। तो इसी वजह से उन मिलिटेंट्स को पकड़ने के लिए जो 5 लाख के करीब लोगों का कत्लेआम किया, वो ओरिजिनेट ढाका यूनिवर्सिटी से होता था। इस वजह से ढाका यूनिवर्सिटी पे, कब जो तुम ये कहते हो कि वहां पे इंटेलेक्चुअल्स थे बहुत ज्यादा, वहां पे दहशतगर्द थे। उन दहशतगर्दों को मारने के लिए ढाका यूनिवर्सिटी के ऊपर ऑपरेशन किया था सबसे पहले। और इस सारी वीडियो से जो 27 मिनट इसने झूठ बोले, इस सारी ईस्ट पाकिस्तान की स्टोरी से ये अगरतला कॉन्स्पिरेसी का जिक्र ही नहीं इस शख्स ने किया। 1967 में शेख मुजीब अगरतला साजिश में पकड़ा गया, जो कि उसके बाद बांग्लादेश के डिप्टी स्पीकर ने खुद एक्नॉलेज किया कि मैं उसके साथ गया था और उस अगरतला कॉन्स्पिरेसी में हमने साजिश तैयार की थी, प्लान तैयार किया था कि हमने मुक्ति बानी के मुसल्ला दहशतगर्दों के साथ मिलके ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान से तोड़ना। इसने उसका जिक्र ही नहीं किया। इसने जिक्र ही नहीं किया कि पिछले 15 साल से मौलाना भाषानी के ज़माने से शेख मुजीब पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसने जिक्र ही नहीं किया कि ये दहशतगर्द शेख मुजीब अपने मुंह से एक्नॉलेज कर चुका है डेविड फ्रॉस्ट के BBC के इंटरव्यू के अंदर कि मैं 1948 से पाकिस्तान तोड़ना चाहता हूं। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं और जनरल अयूब का मसला है और फलां है और फलां है। फैक्चुअल जो बातें हैं वो इसने बिल्कुल इग्नोर करके वही फ्यूल किया है प्रोपेगेंडा को, जो रियासत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ। When did you first go to prison in your fight for freedom? It was many years ago. Long time. I think I started going to jail in so-called Pakistan from 1948. फिर उसके बाद ये अपने आप को इंटरनेशनल लॉ और ये सारी चीजें आपको रेफरेंसेस दे रहा है। और जहालत की इंतहा देखें कि ये कश्मीर को कंपेयर कर, क्योंकि जी पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर अपने फौजी भेज दिए, लिहाजा इंडिया के पास जवाब था कि उसने
ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। इसको इतनी अकल नहीं है दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी एंड अ कंट्री। हिंदुस्तान इस पॉइंट पे इंटरवीन करता है। इंदिरा गांधी की हुकूमत थी और हिंदुस्तान मक्ती बानी के फाइटर्स को ट्रेनिंग देना शुरू हो जाता है, जो कि वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ थी। लेकिन चूंकि 65 में हम ये देख चुके हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जिब्राल्टर करके एक जंग का आगाज़ किया गया था, तो हिंदुस्तान में पहले रिजेंटमेंट थी, तो मौके पर फ़ायदा उठाया उन्होंने, मक्ती बानी के फाइटर्स को ट्रेन करना शुरू किया। जिस इंटरनेशनल लॉ के ये रेफरेंसेस दे रहा है उसके पहले चंद क्लॉज भी अगर इसने पढ़े हो तो इसको पता हो कि कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। यूएनओ और इंटरनेशनल लॉ पाकिस्तान को इजाजत देता है कि पाकिस्तान बल्कि दुनिया का कोई भी मुल्क जो ऑप्रेसिव रजीम है उसके खिलाफ डिस्प्यूटेड टेरिटरी पे बगावत को सपोर्ट कर सकता है, हथियार दे सकता है, इंटरनेशनल लॉ अलाउ करता है। लेकिन ये जो सरफेस लेवल सूडो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं इनको तो समझ इनको कोई होती नहीं है। नाम इन्होंने बड़े बड़े थ्योरीज के और ये सारा कुछ बड़े बड़े फिलोसोफर्स के लेंगे, लेकिन उस फिलोसोफर ने लिखा क्या है ये पढ़ने की इनको तौफीक नहीं होती, और अपनी तरह की अवाम जो जाहिल होती है उसको ये और मजीद जाहिल बनाते रहते हैं। सो पाकिस्तान जो कश्मीर में कर रहा था, इंटरनेशनल लॉ जो करे पाकिस्तान कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स को स्ट्रगल को आर्म्ड सपोर्ट करना, ना सिर्फ इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि आपको इजाजत है बल्कि वो इसको फोर्स करता है। ईस्ट पाकिस्तान वाज नॉट अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, नेवर बीन अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। इसके अलावा हिंदूज जो मौजूद थे ईस्ट पाकिस्तान में वो सॉफ्ट टारगेट बन गए, बड़े नंबर में उनको टारगेट किया गया, यहाँ तक कि तकरीबन 1 करोड़ हिंदुओं की पॉपुलेशन को बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान जाना पड़ा, जहाँ इतना बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस पैदा हो गया कि हिंदुस्तान ने इंटरवीन ही इसीलिए किया कि हम इतने बड़े क्राइसिस को कर्टेल नहीं कर सकते। और आखिर पे इससे ज्यादा बेहुदा, फजूल और इलॉजिकल स्टेटमेंट मैंने शायद ही अपनी जिंदगी में कभी सुनी। ये कहता है क्योंकि इंडिया में रेफ्यूजी क्राइसिस आ गया था, बहुत ज्यादा हिंदूज इंडिया जा रहे थे, लिहाजा इस वजह से इंडिया ने हमला कर दिया। बंदा यहां पे क्या इस शख्स को कहे कि अगर जंग की वजह से, हालात की खराबी की वजह से रेफ्यूजी क्राइसिस आए थे, तो आज तक दुनिया की तारीख में कोई ऐसा हमला नहीं हुआ कि जिसके बाद रेफ्यूजी क्राइसिस इर्द गिर्द के मुल्कों में मजीद ना बढ़ा हो। यानी इंडिया को अगर रेफ्यूजी से इतना मसला था तो उन्होंने अपना बॉर्डर कंट्रोल नहीं किया, उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई, उन्होंने बफर जोन नहीं बनाया, उन्होंने डायरेक्ट ही हमला कर दिया। कौन सी जियो पॉलिटिक्स, कौन सी जियो स्ट्रेटेजी इसने पढ़ी है? ये कौन सा रिसर्चर है? 1965 की जंग होती है तो हम ईस्टर्न बॉर्डर को खाली छोड़ देते हैं। और फिर ये आगे से कह रहा है कि 65 की वॉर में पाकिस्तान ने क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर्स को खुला छोड़ दिया था, लिहाजा इस वजह से वो कहते थे हमें हमारी फौज चाहिए। इस 65 की वॉर में वॉर स्ट्रेटजी जिस तरीके से डिजाइंड थी उसके मुताबिक वॉर थिएटर ईस्ट पाकिस्तान नहीं था, वेस्ट पाकिस्तान। और अगर पाकिस्तान ने उसको खुला छोड़ दिया था तो कौन से तुम्हारे चिटागोंग और ढाका के ऊपर इंडियंस आके बैठ गए थे उस वक्त? ये इसके चंद झूठ मैंने आपको, जैसा मैंने कहा, 21 के करीब इसके ब्लेटेंट लाइज हैं, बाकी इसकी सबवर्जन और प्रोपेगेंडा है। तो इसकी पूरी की पूरी वीडियो को हमने आपके सामने डीबंक करके रख दिया। अब पाकिस्तानियों को जिनमें अकल होगी उनको पता होगा कि ये शख्स किस तरीके से मैनिपुलेट करता है फैक्ट्स को और किस तरीके से ये सूडो इंटेलेक्चुअल, वो नीम हकीम खतरा जान वाली बात है, जिन्होंने हर किताब का रेफरेंस देना है लेकिन पढ़नी कोई किताब नहीं है कि उसके अंदर क्या लिखा हो। तो लिहाजा बी अवेयर कि ये किस तरीके से आप लोगों के माइंड्स को पोल्यूट करता है, किस तरीके से पाकिस्तान के आइडियोलॉजिकल सबवर्जन कर रहा है, किस तरीके से पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है ऐसे वक्त में कि जब पूरे पाकिस्तान को अपनी अफवाज और पाकिस्तान की रियासत की पुष्टपनाही करनी चाहिए, उसके पीछे खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।